हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है राजभाषा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं भाग 17 के अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी। दोस्तों, ये राजभाषा होती है। कई बार ये पूछा जाता है कि ये राष्ट्रभाषा होती है राजभाषा। तो राष्ट्रभाषा नहीं होती है, राजभाषा होती है। लिपि देवनागरी होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 344। इसमें जो राजभाषा से संबंधित राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। जो राजभाषा से संबंधित होगा, एक आयोग जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए की जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये 1955 में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे बीजी खरे। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी 22 भाषाएं एक बार देख लेते हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो। कई बार ये भी पूछा जाता है कि सबसे बाद में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो बोडो। नेक्स्ट देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुर, कोंकणी, नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो 4 भाषाएं जोड़ी गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 345। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं 22 भाषाएं, उनमें से इसमें बताया गया है अनुच्छेद 345 में कि राज्य किसी एक या एक से अधिक भाषा को सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं, उनमें से राज्य एक या एक से अधिक सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है, अपने राज्य की भाषा के रूप में स्वीकार कर सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं संसद राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे। जो संसद और राज्य विधानमंडल होते हैं, जैसे वो कोई बिल पास करते हैं लोकसभा, राज्यसभा में या विधानसभा, विधान परिषद में, और वो फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास सिग्नेचर के लिए जाता है और फिर वह कानून बन जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जब वो जो विधेयक पारित होगा और वो जो विधेयक पारित होने के बाद जो कानून बनेगा वो अंग्रेजी में होंगे। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी। हमें ये अच्छे से याद रखना इस पॉइंट को कि उच्चतम और उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा कैसी होगी, अंग्रेजी होगी, जब तक संसद द्वारा कोई कानून बनाकर इसमें प्रावधान ना किया जाए। यानी कि जब तक कोई संसद इसमें संशोधन वगैरह करके कोई कानून बनाकर इसमें प्रावधान ना किया जाए, जब तक उच्च और सर्वोच्च न्यायालय की जो आधिकारिक भाषा वो अंग्रेजी होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आपात उपबंध देखते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। इसे अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। जब कोई देश, अन्य देश या कोई युद्ध कर दे भारत पर, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, जो भारतीय सेनाएं होती हैं, वायुसेना, जल सेना, इनमें से कोई सेना विद्रोह कर दे, तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। आपातकाल के प्रभाव देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन हो जाती है। जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, मुख्यमंत्री या राज्यपाल की, उनकी शक्ति को खत्म करके जो संघीय होती है, संसद की कार्यपालिका शक्ति, उसके अधीन आ जाती है। संसद की जो राष्ट्रीय कानून है वो चलते हैं। संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची के विषयों तक विस्तृत हो जाती है। जो संसद की विधायी शक्ति है, अब संसद जो केंद्र में होती है, लेकिन वो फिर राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं, मैंने बताया था राज्य सूची के जो विषय हैं, उन विषयों पर भी संसद विचार या कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वो स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 20 और 21 में न्यायपालिका की शरण लेने का अधिकार स्थगित। अगर हमारे साथ कोई जो समानता के अधिकार वगैरह जो होते हैं, मूल अधिकार, अगर उनका हनन होता है तो हम न्यायालय जाकर उसमें
अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस समय जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वे स्थगित कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि हम न्यायालय नहीं जा सकते। नेक्स्ट देखते हैं, पहला आपातकाल घोषणा। पहली बार जब आपातकाल लगा था तो 1962 में लगा था दोस्तों। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय 1962 में, तो पहला आपातकाल तब लगा था। दूसरा आपातकाल की घोषणा 1971 में की गई थी जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। इसमें भारत की जीत हुई थी और पहले वाले में जो चीन की जीत हुई थी। तीसरा आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा की गई थी आंतरिक गड़बड़ी के कारण। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के में उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति शासन का। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, अगर ऐसा लगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या फिर कोई कानून सरकार प्रभावहीन हो गई है, सरकार का कोई महत्व नहीं रहा, उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1951 में पंजाब में हुआ था। भार्गव मंत्रिमंडल का पतन हो गया था, वहाँ का जो मंत्रिमंडल था भार्गव मंत्रिमंडल, उसका पतन हो गया था। तो सबसे पहले पंजाब में लगा था राष्ट्रपति शासन 1951 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख किया गया है। वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा हो, या तो आरबीआई वगैरह इसको खतरा हो तो वित्तीय आपातकाल लगता है। एक बार भी देश में वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो मैंने इन पॉइंटों को यहाँ पर लिखा है। जो राष्ट्रपति होते हैं उनको भी जो शपथ दिलाता है उनके पद की, वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है दिल्ली में, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जो राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं उनका जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्तंभ, ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और ये सारनाथ में स्थित है। भारत सरकार ने इसे कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया था। मुंडक निषदों से लिया गया है सत्यमेव जयते। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषदों से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था। राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। कांग्रेस अधिवेशन 1911 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दत्त द्वारा की गई थी, पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 में। कोलकाता अधिवेशन था ये। कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया था, तो 1911 में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत देख लेते हैं, उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, उससे लिया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत और इसको स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर दोस्तों इन क्वेश्चनों की आपको PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।